ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2023 पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक उदयन रे और आकाशवाणी संवाददाता सोनू सूद। 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय निवेशक सम्मेलन 2023 कल इंदौर में संपन्न हुआ, जिसमें 84 देशों के 5,000 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने भाग लिया और 29 लाख रोजगार की क्षमता वाले लगभग 15.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। ऐसे 2023 में कई सम्मेलन आयोजित होंगे। अगले माह उत्तर प्रदेश में, मार्च के दौरान आंध्र प्रदेश में। उदयन, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, वित्त वर्ष 2022-23 में भारत ने अब तक का सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित किया है। आप हमें बता सकते हैं कि भारत को एक वैश्विक निवेश गंतव्य बनाने में इन ग्लोबल इन्वेस्टर समिट्स की क्या भूमिका रही है? दोनों 2 संस्थानों में जहाँ पे नीतियां बनती है, एक तो केंद्रीय स्तर पे और एक राज्य के स्तर में। तो केंद्र के स्तर पे जो नीतियां हैं, जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, प्रगति हो रही है, उनके बारे में फिर भी आप इन्वेस्टर को जागरूक कर लेते हैं। वो उतना डिफिकल्ट नहीं होता है। पर स्टेट लेवल पे क्या हो रहा है, उसके ऊपर अगर आप फोकस करना चाहते हैं, लोगों को सचेत करना चाहते हैं, तो ये इन्वेस्टर मीट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि जितने डेवलपमेंट है और जो प्लान्स हैं उनको शोकेस करना और दिखाना कि क्या क्या चीजें की जा रही हैं ताकि निवेश आ सके, नए प्रोजेक्ट्स आ सके, नया बिजनेस एस्टैब्लिश हो सके या एग्जिस्टिंग बिजनेस एक्सपैंड हो सके, ये बताने के लिए ऐसी जो इवेंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्योंकि हमारा बहुत बड़ा देश है, इतने सारे राज्य हैं, हर राज्य नीतियां बना रही हैं ताकि वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़े। तो ऐसे जब मीट्स होते हैं वहाँ पे वो फोकस लाने में कि उस राज्य में क्या क्या प्रगति हो रही है और क्या नीतियां आ रही हैं और जो एक बिजनेसमैन को दिलचस्पी हो सकती है, उसके ऊपर फोकस लाने में बहुत मददगार होती है। आपने जो नीतियों की बात की, कुछ अहम पहलू जैसे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI योजना या डिजिटाइजेशन से जो सरलीकरण हुआ है, उपलब्ध लैंड बैंक की सरकार द्वारा पूर्व पहचान और विश्व के सबसे कम कॉर्पोरेट ब्याज दरों की सुविधा, ये सारी जो नीतियां और ये रिफॉर्म्स हैं, क्या इन समिट्स में इनको शोकेस किया जाता है और इसके बिना पर ये सारे प्रस्ताव आते हैं? वो तो किया ही जाता है, पर इसके अलावा स्टेट लेवल में जो हो रहा है, जो नीतियां भी की जा रही हैं, उनके बारे में भी चर्चा हो जाती है। तो मान लीजिए सड़कें बन रही हैं, कॉरिडोर्स बन रही हैं, मूवमेंट के लिए, लॉजिस्टिक्स के लिए, जो सप्लाई चेन को मदद करने वाली जो नीतियां हैं, जो मध्य प्रदेश वहाँ पे बातचीत की गई, डिस्कस की गई। इसके अलावा आपके जो नए एरियाज हैं वहाँ पे उसको प्रोत्साहन देने के लिए, तो जितना रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी हुई जो चीजें हैं उनके लिए, कुछ एग्जिस्टिंग सेक्टर्स में जो प्रोत्साहन दी जा रही है जैसे फार्मा, टेक्सटाइल, उनके बारे में चर्चा। तो केंद्रीय जो नीति है वो तो अपनी जगह वहाँ पे बातचीत होती है, पर फाइनल जो बिजनेस एंड है तो राज्य की नीतियां भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो उसके ऊपर फोकस लाने के लिए, उसको अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ये काफी मददगार हो जाती हैं। ऐसी जो इवेंट्स हैं वो मददगार हो जाती है ताकि लोगों को मालूम चले कि ऑन द ग्राउंड ये चीजें हैं जो आपको मदद कर सकती है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और गुड गवर्नेंस के पैमानों पर राज्यों में आपसी स्पर्धा जो है, आपको लगता है इससे जो एक हेल्दी कंपटीशन होता है उससे भी इन्वेस्टर्स को फायदा हुआ है, ना सिर्फ अपना उद्योग स्थापित करने में बल्कि सुगमता से अपना व्यापार चलाने में भी मदद मिली है? बिल्कुल। और विकसित देशों में भी आप देखेंगे अलग अलग जो किसी भी बड़े पश्चिमी देश में, विकसित देश में अलग अलग जो प्रांत हैं वहाँ पे भी प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। तो एक जो राज्य है वो दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करके और बिजनेस फ्रेंडली बनाने की कोशिश करते हैं, चाहे करों की बात हो या बिजनेस सेटअप करने की बात हो। तो ये जो चीजें हैं ये दूसरे देशों में भी होती हैं। खुशी की बात ये है कि हमारे देश में ये और बढ़ चढ़ के हो रहा है। पहले आप मान लीजिए आर्थिक जो सुधार के कार्यक्रम जो हमें सन 91 में शुरू हुआ, उसके बाद राज्य जो है सन 94-95 से ही राज्य के जो चीफ मिनिस्टर थे वो ये प्रतिस्पर्धा का जो एक प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया था। तो आपको शायद याद होगा कि उस जमाने में भी जो है राज्य के मुख्यमंत्री जापान या अमेरिका की यात्रा किया करते थे, चीन की यात्रा किया करते थे इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट करने के लिए। तो ये पहले भी होता था, पर अब वो और भी ज्यादा मोमेंटम पकड़ रहा है क्योंकि हमारी आर्थिक प्रगति एक ऐसे दौर पे, एक ऐसे स्तर पे पहुंच गई जहाँ पे हमें बहुत कुछ
कहने के लिए है और बहुत कुछ करने के लिए है। और जो इंडियंस हैं उनकी जो एस्पिरेशन है, उनके महत्वाकांक्षा है, एम्बिशंस हैं, वो भी बहुत बढ़ गई, एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है। तो ये जो डेवलपमेंट है बहुत सुखद है, ये पॉजिटिव है। और इसके वजह से आप पा रहे होंगे कि आपको लग रहा होगा एक प्रतिस्पर्धा सा हो रहा है, लोग पिच कर रहे हैं, जैसे एंटरप्रेन्योर पिच करते हैं फंडिंग के लिए, राज्य पिच कर रहे हैं ताकि उनके यहाँ पे आके बिजनेस सेटअप हो। तो G20 की अध्यक्षता जैसे घटनाक्रम से भी भारत की साख वैश्विक इन्वेस्टर इकोसिस्टम में बढ़ेगी। देखिए, G20 के आने की वजह से एक जो फोकस मिलता है वो फायदेमंद है, क्योंकि आप जब भी G20 की मीटिंग होगी, कोई भी इनिशिएटिव लेते हैं, आप सुर्खियों में होंगे, चाहे दूसरे देशों में हम सुर्खियों में होंगे। तो फोकस आपके वहां पे आ जाता है। जब आप फोकस आ जाता है, तो अगर आपने पीछे से होमवर्क कर रखा है नीतियों के हिसाब से और नीतियों के अमल के हिसाब से, कितनी बढ़िया तरीके से आप उसको अमल कर रहे हैं ताकि सब कुछ सुगम हो रहा है, सुचारू रूप से सब कुछ चल रहा है, तो ये अगर आप कर लेते हैं तो वो बहुत फायदा हो जाता है, क्योंकि फोकस आ गया है और लोगों को दिखना शुरू हो जाता है। और इसके चलते अगर कामयाबी की कुछ कहानियां आ जाती है, मान लीजिए एक कंपनी काफी कामयाब हो जाती है इसी दौरान, तो और फायदा हो जाता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि यहाँ पे जाकर बिजनेस करने की वजह से, यहाँ पे प्रोजेक्ट सेटअप करने की वजह से कामयाबी मिल सकती है। तो एक नया दौर, एक पूरा साइकिल चालू हो जाता है, जो कि काफी फायदेमंद हो सकता है। सो उदिन, कोविड के बाद China+1 जो मुहिम विश्व में चली है, उसमें भी भारत को वैश्विक निवेश आकर्षित करने का जो अवसर है, उसके संदर्भ में भी ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हम वहाँ पे अकेले नहीं है। ऐसा नहीं कि हमने China+1 बोल रहे तो लोग बाय डिफॉल्ट आएंगे, क्योंकि हमारे साथ और कॉम्पिटिटर्स हैं, वियतनाम जैसे देश हैं, दूसरे देश भी हैं। और सच पूछे तो कई देश ऐसे हैं वहाँ पे बिजनेस करने में दूसरे देशों को आज की डेट में शायद उनको बेहतर पोजीशन में है। तो हम हमारे और जो ये China+1 वाला जो स्लॉट है, उसको पकड़ने के लिए हमें निरंतर इम्प्रूवमेंट करना है। और कुछ फायदे हैं भारत में, अगर उत्पादन या वो मैन्युफैक्चर या वो सर्विस तैयार होती है तो वो आप ग्लोबल लेवल में कर सकते हैं, क्योंकि हमारे देश की मार्केट इतनी बड़ी है, तो आपको उसको स्केल अप करने में और एक ग्लोबल जायंट बनने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे देश का मार्केट ही इतना बड़ा है। अगर हम अपने देश को सर्विस करते हैं तो आप दूसरे मार्केट्स को भी आसानी के साथ सर्विस कर सकते हैं। इनफैक्ट 15.5 लाख करोड़ रुपए के जो निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, उनमें कई विविध सेक्टर्स हैं, रिन्यूएबल एनर्जी, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, IT एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत सारे सेक्टर्स हैं। सो आपको लगता है कि आत्मनिर्भर भारत के तहत न सिर्फ मेक इन इंडिया बल्कि मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड को भी बढ़ावा मिला है? जो आत्मनिर्भर भारत है वो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उनका लगता है कि 60 के दशक में, 50 के दशक में जो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी है वो मेक इन इंडिया है। आइसोलेशनिज्म की बात नहीं हो रही। मेक इन इंडिया में उत्पादन आप कर रहे हैं भारतीयों के लिए भी और विश्व के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आप गुणवत्ता और बेहतरीन उत्पादन कर रहे हैं, इस वजह से आप उसको ला रहे हैं। और आप उन एरियाज में जा रहे हैं जहाँ पे आप एक सर्टेन वैल्यू दे पा रहे हैं। तो जब हम मेक इन इंडिया के बारे में बात हो रही है, तो आप जो उत्पादन कर रहे हैं वो कहीं और किसी और देश में जाके किसी और चीज में काम आ रहा है, कुछ और चीज बनाने के लिए। तो आप एक हाई क्वालिटी इनपुट दे रहे हैं या फिनिश्ड प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो उसके बारे में बातचीत हो रही है। तो आप ग्लोबल इकोनॉमी में ज्यादा जुड़ रहे हैं और बेहतर कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। अभी हमारे पॉपुलेशन के हिसाब से हम अब नंबर 1 होने वाले हैं, पर हमारा शेयर ऑफ ग्लोबल ट्रेड या ग्लोबल इकोनॉमी बहुत कम है। तो हमारा इकोनॉमिक वर्चस्व है, उसको बढ़ाना पड़ेगा। और मेक इन इंडिया जो है वो एक इम्पोर्टेंट कदम बन सकता है उस परसूट में। और उदिन, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट आएगी, जो प्रोजेक्ट स्थापित होंगे, उनसे जो एंसिलरी कहें कि स्टार्टअप्स और MSMEs, इस पूरे इकोनॉमिक इकोसिस्टम को फायदा होगा? बिल्कुल। जब भी बड़े बिजनेसेस होते हैं उनके एंसिलरीज तो होते ही हैं, चाहे वो आप कार मैन्युफैक्चरिंग में देख लीजिए, होम कंस्ट्रक्शन में देख लीजिए। आज अगर चीन को विश्व की फैक्ट्री मानी जाती है वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे सारे जो पार्ट्स हैं वो सब इकट्ठे वहाँ पे उत्पादन किए जाते हैं और असेंबल होते हैं। तो हमें भी उस तरफ आगे बढ़ना है, क्योंकि इतना बड़ा देश, उसके पास अगर वो काबिलियत ना रही तो दिक्कत है। इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ आयात नहीं करेंगे, आपको दूसरे देशों की जरूरत पड़ती है इनपुट लेने के लिए और फिनिश्ड माल को बेचने के लिए भी आपको मार्केट चाहिए। तो हम ये बात करें कि आपके पास वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट मेडिकल डिवाइस है या डिफेंस इक्विपमेंट है या कुछ और है, वो आप अपने देश में थोड़ा बहुत तो बना सकें। अगर आप पूरे विश्व के लिए ना बनाए, इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि इंपॉर्टेंट चीजें जो है आप अपने देश में बना पाए। उदयन, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट्स के महत्व और विभिन्न अहम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सोनू। अभी आप सुन रहे थे वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2023 पर चर्चा।
इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक उदयन रे और आकाशवाणी संवाददाता सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।